Please subscribe the channel and press bell icon for notification. फंड्स की जिनको खासतौर से एक तो आप हैंडल करते हैं और दूसरा जो नए एनएफओज भी आए हैं जिसमें से हम जानते हैं कि आपका जो मल्टी एसेट है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और पैसिव फ्लेक्सी कैप एफओएफ भी लॉन्च हुआ है। इसके अलावा जो फंड्स आप हैंडल करते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड है और इसके अलावा निपॉन इंडिया कैपिटल बिल्डर फंड भी है जो कि डेट कैटेगरी का है। कुल मिला के मुझे बताइए जितने भी एनएफओज आए हैं या जिनको आप हैंडल कर रहे हैं कितना मुश्किल कितना आसान हुआ है आपके लिए 2020 में ये पैंडेमिक की सूरत में फंड्स लॉन्च करना, उन्हें मैनेज करना और आगे की रणनीति आप क्या बना रहे हैं इन तमाम फंड्स में? देखिए, मैं ये मानूंगा कि 2020 थोड़ा फंड मैनेजर्स के लिए टफ रहा है क्योंकि बहुत ही एक्सेलरेटेड साइकिल और बहुत फास्ट सेक्टर रोटेशन हुआ है। और ये कोरोना वायरस ऑब्वियसली किसी के विजिबल था नहीं, आउट ऑफ द ब्लू सडनली आया है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बिजनेस साइकिल के जो सीक्वेंस होती है वो सीक्वेंस बहुत फास्ट प्ले आउट हो रही है। तो हमने फार्मा और एफएमसीजी का आउट परफॉर्मेंस देखा, फिर लार्ज कैप सिक्लिकल्स का आउट परफॉर्मेंस देखा, अब स्लोली मिड कैप सिक्लिकल्स और जो डीप सिक्लिकल्स है वो स्टॉक्स अब स्टार्ट करना चाहते। तो आपको भी एज अ फंड मैनेजर रोटेट करना पड़ा है काफी। जो आप फेयर वैल्यू सोच रहे थे स्टॉक का वो 2-3 महीने में आ जा रहा है क्योंकि स्टॉक्स बहुत फास्ट मूव कर रही हैं। तो जो ग्रोथ फंड है हमारा मिड कैप फंड है, हमको उसके बारे में काफी एक्साइटेड है हम लोग। जैसे मैंने कहा मिड कैप पे हम लोग का व्यू पॉजिटिव है। तो ओवरऑल हम लोग आते हुए साल के लिए काफी एक्साइटेड है कि इकोनॉमिक रिकवरी अगर चलती रही, ग्लोबल सेक्टर्स कमोडिटीज ये वो भी अच्छा कर रही हैं, डोमेस्टिक सिक्लिकल सेक्टर भी अगर अच्छा करेंगी तो काफी वैरायटी ऑफ स्टॉक्स अभी भी इंटरेस्टिंग है। तो होपफुली थोड़ा प्रेडिक्टेबल होगा 2021 2020 के तुलना में, क्योंकि कोरोना वायरस से काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली। अभी भी आप जो वोलेटिलिटी इंडेक्स देखेंगे ग्लोबली हो या डोमेस्टिक हो काफी हाई है। तो होपफुली हम लोग के लिए थोड़ा सेडेट सोबर 2021 रहेगा। गुनवानी साहब, बहुत चर्चा हुई कि क्या अच्छा है और कहां कहां आपको वैल्यू दिखती है, कहां कहां और तेजी आ सकती है। मुझे लगता है पूरे बाजार में हल्का सा फ्रॉथ भी आता हुआ दिख रहा है कुछ एरियाज में। ये बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी रात की नींद उड़ाती है? तो जैसे का एक बड़ा रिस्क ये है कि अगर वैक्सीनेशन प्रोसेस या वायरस ये म्यूटेशन या वेरिएंट कुछ चेंज हो जाए और ये वैक्सीनेशन काम नहीं करे तो ये सबसे बड़ा खतरा लगता है मेरे को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि इकोनॉमीज काफी फ्रेजाइल है अभी। गवर्नमेंट ने काफी बड़ा फिस्कल डेफिसिट ले लिया है टू सपोर्ट द इकोनॉमी, और अगर फिर से लॉकडाउन से वो अगर करना पड़े तो मेरे ख्याल से अब बफर नहीं है किसके पास। पूरा फिस्कल या गवर्नमेंट का बफर एग्जॉस्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा खतरा तो ये है। बाकी इंडिया में स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चरल रिस्क है कि ऑयल प्राइस है या यूएस का जो फेड है उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा फास्ट बढ़ जाए, वो एवरी ईयर होता ही है। बट मेरे ख्याल से ये पॉइंट है मनीष जी की, और इनके पोर्टफोलियो में इनको जबरदस्त मुनाफा भी हो रहा है। आपके पोर्टफोलियो की भी जानकारी हम चाहते हैं कि आपने अहम बदलाव आखिर किए क्या मनीष जी? Please subscribe the channel and press bell icon for notification. तो हम लोग ने देखो, हम लोग का अप्रोच ये रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक्स पे नजर रखें। हमारी काफी एक्सपीरियंस रिसर्च टीम है और
जो स्टॉक्स नहीं अच्छा कर रहे हैं पहले वो उस पे फोकस करें, और जब उनका साइकिल आता है फेयर वैल्यू के ऊपर जाती है तो बेच दें। तो ये साल ऐसा रहा है कि हम लोग का भी थोड़ा चर्न ज्यादा रहा है, क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा एवरी 3 मंथ सेक्टर आउट परफॉर्मेंस इज चेंजिंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अदर। जी गुनवानी साहब, हमेशा हमें ऐसा लगता है कि आपके साथ 2-2.5 घंटे मिले तो इत्मीनान से सीखें कि आपने क्या क्या तजुर्बा कमाया सन 2020 में, लेकिन समय कम है। मैं ये जानना चाह रहा था, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया वापस तेजी पकड़ती हुई दिख रही है और ये अब 18 साल बाद एक बहुत अच्छा माहौल सा बनता हुआ दिख रहा है कि कुछ सरकारी कंपनियां प्राइवेट हैंड्स में जाती हुई दिखेंगी। बताइए आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, और अगर ऐसा होता हुआ दिखे तो क्या PSU बास्केट, अगर आप बैंक हटा दें तो वहां पर आपको अंडर वैल्यूएशन दिखती है? हम लोग काफी होपफुल हैं कि एक दो बड़े डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी काफी फोकस है, और माहौल जैसे आपने कहा कि ग्लोबल माहौल काफी अच्छा है, डिमांड है पैसा लगाने की, तो लोग बड़ा एसेट ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग की काफी उम्मीद है हो जाए, और PSU बास्केट को डेफिनेटली रिलेट हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी भी एक बड़ी चीज है, काफी सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी कम हो गई है, तो PSU बास्केट में भी थोड़े स्टॉक्स या सेक्टर्स ऐसे हैं जो जैसे थर्मल पावर है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये सब ट्रेंड्स के जो अगेंस्ट है वो स्टॉक्स में केयरफुल रहना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर मनीष जी हम कह सकते हैं कि महामारी ने एक तरफ जहां निवेशकों को निराश तो किया है, लेकिन उसके बाद खुशी के मारे चकित भी किया है, और यहां पर फंड हाउसेस की, फंड मैनेजर्स की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि 2021 आपके मुताबिक काफी बेहतर होने की आशंका है। शैल जी, चलिए तो इसी बात पर फायदेमंद फंड्स को यहीं समेटते हैं। गुनवानी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने अपनी नॉलेज शेयर करी। मैं उम्मीद करता हूं जो रिटर्न्स आपके धारकों ने सन 2020 में कमाए हैं उससे दुगने रिटर्न्स आपको सन 2021 में मिले। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।